एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो 16S यानी कि स्लिम वाला, इसका 50-50 वेरिएंट अभी हमने किया था रिसेंटली। इसका 5070 Ti वेरिएंट का कुछ प्रबंध हो रहा था। देखो इंडिया में ना अभी तक 5070 तक ही अवेलेबल है, 5070 Ti आने वाला है विद कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर। तो मैंने कहा क्यों ना इसका रिव्यू अभी बना के रख देते हैं, जब आएगा कोई ऐसा रजवाड़ा इंसान होगा जिसको इस कॉम्बिनेशन में लैपटॉप चाहिए, प्लस स्लिम लैपटॉप, OLED डिस्प्ले, वेट भी इसका 2.2 kg के आसपास है, तो तुम्हारा प्यार हमारे पास लैपटॉप। इसी बात पे सब्सक्राइब मार दो, मैं लैपटॉप की बात शुरू कर लेता हूं। तो देखो ज्यादा डिटेल में डिजाइन विजाइन बिल्ड पे नहीं जा रहा, बिकॉज सेम एज इट इज लैपटॉप है। सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे जहां पे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि तकनीकी बातें। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 275HX प्रोसेसर है इसके अंदर, 24 कोर्स 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, साथ में वही 13 टॉप्स का NPU तो मिल ही जाता है। एंड RTX 5070 Ti 12GB VRAM GPU मिलता है, 115 वॉट TGP वाला। 5070 is 8GB, 5060 is also 8GB, 5050 is also 8GB, ये 12GB है। बाकी कंफ्यूजन बहुत है, कंपैरिजन वगैरह के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं। एक तो होता ना सेम प्रोसेसर सेम GPU कॉम्बिनेशन को साथ लाना, फिर कंपेयर करना विद द सेम रैम स्टिक्स वगैरह, तभी एक वैलिड कंपैरिजन बनता है। तो इसलिए थोड़ा GPU कंपैरिजन में टाइम लगता है। पीसी में अलग मामला है, लैपटॉप में बहुत मुश्किल है, प्री बिल्ड मशीनरी है ना। और साथ में 32GB डुअल चैनल में रैम है, 16GB की 2 स्टिक्स, 6400 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, और मैक्सिमम 64GB तक तो आराम से हो जाएगा। 1TB की Gen 4 SSD है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। 2 फुल साइज के स्लॉट मिलते हैं, आराम से आप 4TB तक एक्सपैंड कर पाओगे। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3, MS ऑफिस आपको मिलेगा नहीं, पता नहीं शायद इस वाले वेरिएंट में जब लॉन्च हो तो मिल जाए। इतने पैसे लेंगे तो नहीं देंगे। बात तो सही है। एंड Xbox गेम पास की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो हमारे पास यूनिट है ना इसके अंदर तो ऑब्वियसली शो नहीं हो रहा था, बाकी हो सकता है मिल जाए आपको, तो देख लेना क्लेम वगैरह करना हो तो। और इसके प्रोसेसर को कंपेटिटिव प्रोसेसर से मैं कंपेयर कर रहा था। ऑब्वियसली ये स्लिम फॉर्म फैक्टर का लैपटॉप है, कंपैरेटिवली लीजन प्रो 7i के बगल में, या थोड़े दिन पहले हमने एक रेजर का लैपटॉप भी किया था, उसके कंपेरिजन में भी अगर आप देखते हो ना तो इसके स्कोर्स थोड़े से कम मिलते हैं हमारे को, जस्ट बिकॉज फॉर्म फैक्टर छोटा है, तो थ्रॉटल वगैरह होता है, तो वहां पे फिर चीजें पीक तक नहीं जा पाती। एंड बेंचमार्क्स डेडिकेटेडली Cinebench R23 के नंबर्स ये रहे आपके सामने, 2024 के नंबर्स ये रहे, Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर ये रहा। ऑलमोस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर 285HX भी आता है, और 275HX इससे ऊपर परफॉर्मिंग लैपटॉप में ही मिलता है, लेकिन वो फुल फ्लेजेड बल्कि लैपटॉप होते हैं, स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ है। तो यहाँ पे CPU इंटेंसिव कोई भी टास्क कर सकते हो, कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, उसके अलावा तो छोटे मोटे टास्क तो हो ही जाएंगे। फिर आ जाते हैं AI की परफॉर्मेंस पे। Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमने DeepSeek R1 में 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM Studio। ये हमारा प्रॉम्प्ट जो हर एक लैपटॉप में रखते हैं जिससे वैलिड कंपैरिजन हो पाए। एंड इसके अंदर 5 मिनट्स 10 सेकंड्स का टाइम लगा, और जो टोकन इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे AI की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, बिकॉज GPU 5070 Ti 12GB VRAM 32GB रैम भी है, प्लस प्रोसेसर भी अच्छा है। एंड AI की परफॉर्मेंस सबके कॉम्बिनेशन के साथ होकर चलती है। उसके बाद 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 5000 प्लस। उसके बाद BMW का रेंडर निकाल के देख रहे थे, 13 सेकंड्स में निकाल के दे दिया था इसने। तो आपको माया, ब्लेंडर, कोई भी इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करने आराम से यूज कर पाओगे, इस लैपटॉप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडिटिंग एंड प्रोडक्टिव यूजर्स के लिए Puget Bench for Premiere Pro 10000 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 12000 प्लस, DaVinci Resolve 7600 प्लस, एंड फोटोशॉप में भी 8300 प्लस। यानी कि प्रोडक्टिविटी वाले अगर आपको सॉफ्टवेयर चलाने हैं, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट चलाने हैं, किसी भी लेवल की एडिटिंग वगैरह, इस लैपटॉप पे आप आराम से कर पाओगे। और वहीं पे फिर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में 3D मार्क टाइम स्पाइक स्कोर्स आप देख सकते हो। एंड उसके अलावा Geekbench 6 का OpenCL और VR मार्क का बेंचमार्क 16000 प्लस, यानी कि GPU भी अपने लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। VR गेमिंग करनी है, गेमिंग परफॉर्मेंस तो भी मैं आपको दिखाई दूंगा। और ओवरऑल लैपटॉप की जो बेसिक परफॉर्मेंस होती है उसके लिए क्रॉस मार्क का बेंचमार्क। ये तो इतने महंगे लैपटॉप में क्या ही सोचना है, तो सब कुछ हो ही जाएगा भाई साहब। और ये सारे बेंचमार्क्स जिसको नहीं समझ में है, बिल्कुल आसान भाषा में हर एक वीडियो में सारे बेंचमार्क आपको मिलेंगे। अगर कंपेयर करना हो एक पर्टिकुलर बजट में, मुश्किल से 2-4 लैपटॉप ही फॉल करते हैं, और जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे कंपेयर करना हो तो आप कंपेयर कर सकते हो अपनी अल्टीमेट बाइंग चॉइस बनाने से पहले। फिर एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्टिंग करी हमने इसके अंदर, प्राइम 95 चलाया भाई, मैक्सिमम 109 डिग्रीज तक ये चला गया इसका CPU, और 99 डिग्री का एवरेज आया। क्लॉक स्पीड हमारी 5 गीगाहर्ट्ज से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक आ गई थी, लेकिन अगर आप वॉटेज देखोगे ना अच्छी खासी पुश कर गया, 147 तक पीक गया था, लेकिन 84 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया। यानी कि पावरफुल CPU है, तो ऑब्वियसली टेंपरेचर भी ज्यादा खींचेगा क्योंकि पतली चेसी के अंदर है ना। और ये 1 आवर की 100% लोड के रिजल्ट्स हैं, और आप इतना डालने भी नहीं वाले। सिमिलरली अगर आप GPU देखोगे तो यहाँ पे 83 डिग्री तो मैक्सिमम गया था, 81 का एवरेज आया था, और एवरेज TGP भी 111 वॉट की गई। 115 वॉट का GPU है, तो अपने फुल पोटेंशियल पे चल रहा है। अब इस लैपटॉप के साथ भी हमारे को 230 वॉट की पावर ब्रेक मिलती है। अगर आप एवरेज देखोगे ना CPU GPU का, जो भी हमने सिंगल टेस्ट पे डाला था, तो 190
92 वॉट के आसपास टोटल वॉटेज है। तो मेरे माइंड में है कि एक बार अगर हम सीपीयू जीपीयू को टोटल एक साथ 100% लोड पे डालेंगे तो कितनी वॉटेज पुश होती है। तो वहां पे एवरेज बदल गए, सीपीयू का एवरेज 38 वॉट का निकल गया और जीपीयू का एवरेज 87 वॉट, यानी कि कंबाइंड लोड जब डलेगा तो सीपीयू और जीपीयू प्रायोरिटाइज होंगे उस वॉटेज में, क्योंकि पावर यहाँ पे लिमिटेड है हमारे पास कंपेयर टू एनी अदर फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप जिसमें 300, 350 वॉट, 400 वॉट तक की पावर ब्रिक्स आती है। इसमें कोर अल्ट्रा 9 है। आप सोच रहे हो सीपीयू कितना पावरफुल है, इसलिए मैंने टेस्ट करके देखा तो भाई स्लिम फॉर्म फैक्टर में आता है, तो इसलिए पावर के कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। फिर हमने गेम टेस्ट करके देखे, 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं जो इसका नेटिव रेजोल्यूशन है। सबसे पहला वैलोरेंट है, हाई सेटिंग्स है और कंपेयर टू अदर कोर अल्ट्रा 9 लैपटॉप वाली परफॉर्मेंस इसमें आपको 50 से 100 एफपीएस कम मिलेंगे। 300, 350 का एवरेज है, यूजुअली 450 एफपीएस के आसपास हमारे को मिलते हैं। और वैलोरेंट में इतना रेजोल्यूशन वगैरह का इतना सीन भी नहीं होता, एफपीएस का आइडिया हो जाता है। और उसके बाद CS2 1600p वेरी हाई सेटिंग्स एंड एवरेज यहाँ पे हमारे को 130, 140, 150 मतलब 160 मैक्सिमम एफपीएस तक मिल रहे हैं। उसके बाद GTA 5 एनहांस्ड एडिशन, प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग, यानी कि सब कुछ फुल ऑन एकदम हाईएस्ट पे। और इसके अंदर आप जैसे ही ध्यान दोगे ना, हमारा जो सीपीयू है वो थोड़ा सा थ्रॉटल मारा, क्लॉक स्पीड गिरी और एकदम से एफपीएस गिरे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद बढ़िया चल रहा था, 50-55 एफपीएस मिल रहे थे हमारे को। और 1600p है इसलिए 5070 Ti इतने एफपीएस दे पा रहा है। 5090 4K प्लस पे भी इतने एफपीएस देता है जैसे कि हमने रेडर और रेजर लैपटॉप में देख भी लिया था। और उसके बाद एल्डन रिंग 60 एफपीएस लॉक गेम है, रे ट्रेसिंग मैक्सिमम सेटिंग्स और आराम से 60 एफपीएस ही मिल जाते हैं हमारे को इसके अंदर। फिर RDR2 आ गया, फेवर क्वालिटी एंड अच्छे एफपीएस मिल रहे हैं, 70 to 80 to 90 एफपीएस ऑन डिफरेंट DLSS ऑफ एंड ऑन, और फेवर क्वालिटी है यानी कि हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स। फिर साइबरपंक टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी आगे निकल गए और फ्रेम जनरेशन लगा के तो ऑब्वियसली बहुत ही तगड़े फ्रेम रेट आ जाते हैं। वहीं पे आप रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दोगे ना तो रॉ परफॉर्मेंस फिर वो 30 एफपीएस वाली मिलती है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से 90 एवरेज एफपीएस निकाल सकते हो। हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे रखी, रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल थी यार 35 to 40 एफपीएस, बट फ्रेम जनरेशन के तड़के लगाओगे तो ओहो क्या ही बातचीत। और ये 2x फ्रेम जनरेशन है जो हमारे को 40 सीरीज पे भी मिलती है। बाकी मल्टी फ्रेम जनरेशन आके दिखाता हूं। और असासिन्स क्रीड शैडोज रॉ परफॉर्मेंस वही अपनी 25-30 एफपीएस वाली, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के तो ओहो 70 एफपीएस प्लस भाई साहब। लेकिन रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे है, रेजोल्यूशन भी 1600p है। अब वॉटेज वगैरह आप गेम्स में भी देख लेना, जैसे द लास्ट ऑफ अस 2 में यहाँ पे जीपीयू ज्यादा वॉटेज पुश कर रहा है तो सीपीयू की वॉटेज कम हो गई है। एफपीएस बाकी आप देख सकते हो 60 to 130 के आसपास मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, जैसे कि इसके अंदर सीपीयू ने वॉटेज ज्यादा पुश करी, रॉ परफॉर्मेंस में अगर आप देखोगे तो जीपीयू की वॉटेज कम हो जाती है। बट हाँ, लैपटॉप एक प्री बिल्ट मशीनरी है, कोई आप पावर सप्लाई वगैरह तो चेंज नहीं कर सकते, तो अपनी परफॉर्मेंस ही अपने हिसाब से ट्विक कर लेता है। ओवरऑल एफपीएस आप दोनों सिनेरियो में देख सकते हो बढ़िया मिल रहे हैं। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा 60 to 70 एफपीएस नॉर्मली एंड फ्रेम जनरेशन लगा के 140 प्लस, और परफॉर्मेंस तो भाई लैपटॉप बढ़िया निकाल के दे रहा है। देन वी हैव हेलब्लेड 2 वेरी हाई सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस ठीक ठाक, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के ताबड़तोड़। और उसी के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन अगर हम लगाते हैं जो 50 सीरीज में हमारे को मिलता है 3x एंड 4x, तो भाई तगड़े फ्रेम्स 140, 170, 180 तक। और फिर ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक रॉ परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के 70 एफपीएस के आसपास मिल गए थे। और वहीं पे अगर आप रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर दोगे ना तो भाई रॉ परफॉर्मेंस काफी खत्म हो जाती है। बट हाँ, फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे एफपीएस मिल जाते हैं क्योंकि 1600p रेजोल्यूशन है और 12GB VRAM वाला जीपीयू है। एंड वहीं पे अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं, भले रे ट्रेसिंग भी ऑन रहे, सिनेमैटिक सेटिंग्स है, तो अच्छे खासे फ्रेम्स हमारे को मिल जाता है, लाइक 75 के आसपास ऑन 3x एंड 4x ऑन 95। तो जितने बेस फ्रेम्स हमारे अच्छे खासे होंगे ना तो उतने ही मल्टीप्लाई फ्रेम्स हो जाते हैं। बेसिकली AI जनरेटेड फ्रेम्स है। पहले विजुअल लॉस वगैरह हमारे को काफी मिल रहा था, लेकिन अब वो नहीं है अपडेट्स वगैरह के बाद। एंड इस टाइप के गेम्स में आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इनपुट लैग होता है। फिर स्पाइडरमैन 2 टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस में 60 एफपीएस के आसपास, फ्रेम जनरेशन लगा के तो डबल 130 के आसपास पहुंच जाते हैं। फिर वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं तो भी रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल आ रही थी, बहुत मतलब फ्लक्चुएशन थी, 30 के नीचे भी जा रहे थे, 40 तक भी आ रहे थे, बहुत ऊपर नीचे आ रहे थे एफपीएस, बट फ्रेम जनरेशन लगा के 80-90 तक एफपीएस निकाल सकते हो। देन एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस भी प्लेबल, फ्रेम जनरेशन लगा के तो 120 प्लस मामला चले जाता है। और रे ट्रेसिंग को भी अगर आप अल्ट्रा पे कर दोगे तो रॉ परफॉर्मेंस तो खत्म हो जाती है, बट हाँ फ्रेम जनरेशन लगा के 40 to 50 एफपीएस यानी कि प्लेबल एफपीएस मिल जाते हैं। और अगर रे ट्रेसिंग के साथ भी अगर आपको बढ़िया एफपीएस चाहिए तो भाई मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा लो, एंड स्टोरी गेम्स के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है। और यहाँ पे भाई हमारे को 3x पे 60-65 एंड 4x पे 85 to 90 के आसपास, एंड टेम्परेचर्स WASD के आसपास 35 to 37, और जो मिडिल एरिया होता है ज्यादा गर्म होता है 40 डिग्रीज के आसपास, और लेफ्ट साइड जहां पे आपका हाथ रहता है कीबोर्ड पे तो वहां पे 29-30 डिग्रीज है, तो ज्यादा लैपटॉप गर्म नहीं हुआ। एंड बाकी लैपटॉप की चीजें, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, पोर्ट्स, डिस्प्ले सब कुछ सेम है, अपनी वही OLED चुम्बेश्वरी डिस्प्ले भाई साहब विद द सेम स्पेसिफिकेशंस। तो दूसरी प्रीडेटर वाली वीडियो एक बार पूरी देख लेना, बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो, दो बार एक चीज बोलेंगे, वीडियो खामखा लंबी करेंगे, क्या फायदा। एंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, 5070 वाला जो वेरिएंट है वो 2,10,000 का लिस्टेड है, तो प्रोबेबली 5070 Ti 2,20,000 या 2,25,000 के आसपास आएगा। एंड अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो Asus ROG Strix G16 हमने किया हुआ है Ultra 9 विद 5070 Ti, उसका प्राइस 2,60,000 है, लेकिन वो अपना पीक वेट, पीक बल्कीनेस के साथ आता है, मतलब टिपिकल गेमिंग लैपटॉप है। ये थिन फॉर्म फैक्टर वाला लैपटॉप है,
इसलिए थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस देगा, तो ये अलग अलग यूजर्स को टारगेट कर सकता है। एंड इवन ओएलईडी डिस्प्ले उसके अंदर नहीं है। और भी डिफरेंसेस है, एक बार Strix G16 का वीडियो भी देख लेना। एंड उसके अलावा और कोई कंपैरिजन वगैरह भी बनते नहीं है, क्योंकि हमने कुछ टेस्ट ही नहीं किया। टेस्ट करेंगे फिर धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर करेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब आप करके रखो, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बाकी लाइक तो आप कर ही दोगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।